हेलो एवरीवन, वेलकम टू टुडेज़ वीडियो। आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे फंडामेंटल एनालिसिस के बारे में। इस वीडियो में हम कुछ कॉन्सेप्ट समझेंगे जिनकी ज़रूरत हमें अपने एनालिसिस के टाइम पे पड़ेगी। और बेस्ट बात यह है कि हमें कोई भी कैलकुलेशन खुद नहीं करनी, सब डेटा बना बनाया अवेलेबल है, बस हमें उसका यूज़ करना है। तो चलिए शुरू करते हैं। फंडामेंटल एनालिसिस कंपनी के शेयर की फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करने के काम आता है। इससे हमें कंपनी की हिस्टोरिक परफॉर्मेंस और फ्यूचर ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट समझ आते हैं, और इन स्टैटिस्टिक्स को हम पीयर कंपनीज और इंडस्ट्री एवरेज से भी कंपेयर कर सकते हैं। चलिए अब समझते हैं कुछ इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट्स। किसी भी कंपनी के एनालिसिस के लिए हम उसकी इनकम स्टेटमेंट, बैलेंस शीट और कैश फ्लो स्टेटमेंट स्टडी करते हैं। ये सब फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स हैं जो कंपनी के ऑपरेशनल एफिशिएंसी, लिक्विडिटी, सॉल्वेंसी, प्रॉफिटेबिलिटी आइडेंटिफाई करने में हमारी हेल्प करते हैं। इन सिंपल टर्म्स हम कंपनी की स्ट्रेंथ देखते हैं कि वो अपने डे टू डे ऑपरेशन ठीक से कर सकती है, शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में उसकी स्ट्रेंथ कैसी है। इनकम स्टेटमेंट्स हमें कंपनी की रेवेन्यू और एक्सपेंस और उसको कितना प्रॉफिट हुआ है या लॉस हुआ है, ये सारी डिटेल्स देती है। बैलेंस शीट्स कंपनी की एसेट्स और लायबिलिटीज़ और कंपनी का कैपिटल स्ट्रक्चर कि डेट ज़्यादा है या इक्विटी ज़्यादा है, ये आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। और इसी के साथ कैश फ्लो स्टेटमेंट हमें कैश की मूवमेंट समझने में हेल्प करता है। कितना कैश ऑपरेशन से आ रहा है, या कितना कैश इन्वेस्टमेंट में लगा है, या कितना कैश सेल या परचेज में लगाया है, वो सब। अब फंडामेंटल एनालिसिस में हम देखते हैं कि कंपनी शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म में कैसे परफॉर्म कर सकती है, कैसे ऑपरेशंस हो सकते हैं, कैसे प्रॉफिट हो सकते हैं, हिस्टोरिक रिकॉर्ड्स क्या कहते हैं। इन्हीं स्टेटमेंट्स के साथ हम कुछ रेशियोज़ आइडेंटिफाई करते हैं जो हमारे फाइनेंशियल स्टेटमेंट से ही डिराइव होती है। ये सारी रेशियोज़ मेजरली 5 कैटेगरीज में फॉल करती है। एक्टिविटी रेशियोज़ कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन की एफिशिएंसी आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। लिक्विडिटी रेशियो कंपनी के शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज़ कैसे मीट होंगे वो देखते हैं। सॉल्वेंसी रेशियो कंपनी के लॉन्ग टर्म ऑब्लिगेशंस को मीट करने में समझने में हेल्प करती है। प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो जो है वो कंपनी की ओवरऑल परफॉर्मेंस मेजर करने में काम आती है रिलेटिव टू इट्स रेवेन्यू, एसेट्स, इक्विटी एंड कैपिटल। लास्ट है वैल्यूएशन। ये कंपनी पेयर कंपैरिजन के टाइम पे फेयर वैल्यू आइडेंटिफाई करने में आती है, जैसे आपने सुना होगा पीई वैल्यू। तो पहला है एक्टिविटी रेशियो। ये सारे जो रेशियोज़ है हमको ऐसा याद करने का ज़रूरत नहीं है, ना इनका हमारे को फॉर्मूला याद करने का ज़रूरत है। मैं इसमें सिर्फ इसलिए वॉक थ्रू कर रहा हूँ ताकि जब हम स्क्रीनर पे एक्चुअल नंबर्स देखें तो वहाँ पे एटलीस्ट हमें इनका मतलब पता हो। तो इनका कैलकुलेशन कुछ नहीं करना, कोई मेहनत नहीं है, ये सारा डेटा रेडिली अवेलेबल होता है। वो भी मैं अभी दिखाऊँगा एक एग्जाम्पल देके कहाँ। तो एक्टिविटी रेशियो जो है बेसिकली वो उसको एसेट यूटिलाइजेशन रेशियो भी कहा जाता है। मतलब आपके पास जो अपने इन हैंड एसेट्स है और अपना जो सामान है ऑलरेडी, उसको यूज़ करके आप कितना एफिशिएंटली अपना डे टू डे ऑपरेशन और डे टू डे टास्क को मीट करते हैं। अब ये कुछ एक्टिविटी रेशियोज़ है जिनके बेस पे हमारा कुछ इम्पॉर्टेंट सेगमेंट्स बनते हैं। जैसे अगर हम लोग कैश फ्लो की बात करते हैं, अब हमने देखा कि देयर आर 3 इम्पॉर्टेंट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। एक होता है आपका इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट आपको बताता है रेवेन्यू और प्रॉफिट्स और एक्सपेंसेस। फिर दूसरा होता है बैलेंस शीट, जो आपको बताता है कि कितना एसेट है, कितना लायबिलिटी है, कितना डेट है, कितना इक्विटी है। और तीसरा होता है कैश फ्लो। कैश फ्लो जो होता है, कैश फ्लो आपको बताता है कि सारा कैश कहाँ से आ रहा है या कहाँ जा रहा है, जो कि आपका 3 सेगमेंट्स में डिवाइडेड होता है। ऑपरेशंस पे जो है, जो आपका डे टू डे ऑपरेशन से कैश फ्लो होता है। एक होता है आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटी से जो कैश फ्लो होता है कि आपने शेयर्स में या उसमें किया या फिर शेयर बायबैक किया तो पैसा गया और उस सब।
और एक होता है आपका जो आपने लैंड खरीदा हुआ है या लैंड बेचा है तो उस पे आपका जो पैसा आया जा रहा है वो चीज़। अब कुछ हमारे वो होते हैं कि जो ट्रांजैक्शन हमारे कैश में ना होके क्रेडिट में होती है। तो अगर हम इस चार्ट को देखते हैं तो यहाँ पे क्या है, इन्वेंट्री परचेज ऑन क्रेडिट सबसे पहले। तो मतलब सपोज़ मेरा एक शूज़ का बिज़नेस है और मुझे अपना शूज़ बनाने के लिए रॉ मटेरियल और एसेंशियल आइटम्स चाहिए, तो वो मैंने शुरू में क्रेडिट में परचेज़ किया, मतलब मैंने उसकी कैश पेमेंट नहीं करी। तो टिल द टाइम मैंने वो परचेज़ किया और टिल द टाइम सपोज़ मैंने 20 दिन लगाए उसका पेमेंट कैश में रिटर्न करने के लिए, मतलब मेरे पास वो प्रोडक्ट तो आ गया रॉ मटेरियल, लेकिन उसके 20 दिन जो है वो 20 दिन के बाद मैंने उसकी कैश पेमेंट करी। तो ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ पेबल है ये हो जाएगा 20 डेज़। तो यहाँ पे क्या होता है कि एवरेज नंबर ऑफ़ डेज़ फर्म टेक्स टू पे टू इट्स सप्लायर्स। अब ये हम क्यों स्टडी कर रहे हैं, क्योंकि ये हमारे एनालिसिस में आने वाला है। जब हम अपने नंबर्स देखेंगे तो वहाँ पे ये फिगर, ये डेज पेबल आपको दिखेगा। तो इस वजह से मैं आपको एक ब्रीफ पहले से दे रहा हूँ, नंबर्स के साथ भी मैं आपको दोबारा ये स्लाइड दिखा दूँगा। तो जितना भी ये जो नंबर ऑफ़ डेज़ है, जितना ये हायर होता है उतना एक बिज़नेस के लिए अच्छा है, बट बहुत ही ज़्यादा हायर भी नहीं होना चाहिए कि भाई आपका पूरा नाम ही ख़राब हो गया कि आप तो पेमेंट ही नहीं करते हैं। ठीक है, तो जितना नंबर ऑफ़ डेज़ पेबल हायर है उतना उसका मतलब ये है कि आपके पास उतने ज़्यादा दिन कैश आपके हाथ में पड़ा है विच यू कैन यूज़ इट फॉर फर्दर ऑपरेशनल एक्टिविटीज़। तो आपने उधार पे सामान लिया, रॉ मटेरियल्स लिया, 20 दिन के बाद आपने उधार चुकाया, तो जो नंबर ऑफ़ डेज़ पेबल है वो आपका 20 दिन है। दूसरा आता है, अब आपने उधार तो उसका चुका दिया, लेकिन आपने जो कस्टमर को सेल किया अपना सामान, सपोज जूता बना तो आपने वो जूता अभी क्रेडिट पे सेल किया और अगले 10 दिन के बाद आपका जो कस्टमर है वो आपको 10 दिन के बाद उसकी पेमेंट करता है। अब आप जैसे अमेज़न या किसी भी उस पर परचेज़ करते हैं तो उसमें बाय नाउ पे लेटर के ऑप्शन भी आते हैं। अब तो वहाँ वो जो पे लेटर है, मतलब आपके पास प्रोडक्ट तो आ गया लेकिन आपने पेमेंट जो करी वो बाद में करी। तो यहाँ पे अब सप्लायर के पॉइंट ऑफ व्यू से कंसिडर हो रहा है, नॉट एज अ पॉइंट, नॉट फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ कस्टमर। तो सप्लायर ने अब अपना जूता जो है वो कस्टमर को सेल कर दिया, लेकिन उससे जो पेमेंट है वो उसने 10 दिन के बाद ली। तो आपका जो इन्वेंट्री डेज़ है, मतलब जो अभी इन्वेंट्री बेसिकली क्या रहेगा कि कितने टाइम तक आपका सामान पड़ा रहा, मतलब इन्वेंट्री के अंदर ही आपका जो स्टॉक है इन्वेंट्री में पड़ा रहा, शेल्फ्स पे पड़ा रहा बेसिकली। तो जितना ज़्यादा टाइम आपके स्टॉक आपका शेल्फ्स पे पड़ा रहेगा उतना ही कम है वो, मतलब उतना ख़राब है एक बिज़नेस के लिए। तो जितना जल्दी जल्दी आप उसको निकाल देते हो, चाहे आप उसको कस्टमर को क्रेडिट पे सेल करो, तो वो चीज़ आपका जितना जल्दी निकालोगे उतना एक बिज़नेस के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छा है। तो जितना इन्वेंट्री डेज़ कम होगा, मतलब जितना शेल्फ में आपका प्रोडक्ट पड़ा हुआ उतना कम होगा, वो अच्छा है। अब कुछ आपके आइटम्स होते हैं जो पेरिशेबल आइटम्स होते हैं, तो अगर आपका पेरिशेबल आइटम का ऑलरेडी एक्सपायरी डेट आ गया तो पड़ा पड़ा बेकार ही हो जाएगा, राइट। तो जितना जल्दी आए उतना जल्दी निकले उतना अच्छा है। तो ये सिर्फ पेरिशेबल गुड्स के लिए ही नहीं, नॉर्मल उसके लिए भी होता है, क्योंकि जब तक आप पुराना सामान नहीं निकालोगे तब तक नया सामान नहीं आएगा, और जितना कम सामान बिकेगा उतना कम आपका बिजनेस होगा। तो जितना जल्दी आता है उतना जल्दी निकल जाए उतना अच्छा है। तो जितना कम होगा ये इन्वेंट्री डेज उतना अच्छा है। फिर अब आपने सेल तो कर दिया उसे कस्टमर को क्रेडिट पे, लेकिन आपको उसके 10 दिन के बाद में आपको पेमेंट मिला कस्टमर से। तो जब आपको पेमेंट मिल जाता है तो जो आपका ऑपरेटिंग साइकिल है वो एंड होता है। तो ये 10 दिन जो आपको 10 दिन के बाद कस्टमर से पेमेंट मिला वो है डेज सेल आउटस्टैंडिंग, मतलब इसको हम डेटर डेज भी कहते हैं, डेटर डेज। तो जितना कम से कम ये डेटर डेज होगा उतना बिजनेस के लिए अच्छा है। क्यों? क्योंकि कस्टमर आपको आपका पैसा रोक के बैठा है। आप एज अ बिजनेस आपके पास अगर पैसा नहीं आया जल्दी से जल्दी तो दैट इज़ नॉट अ गुड थिंग फॉर यू। तो जितना कम होगा उतना अच्छा है। अब दूसरी तरह की जो रेशियोज़ होती है वो हमारी होती है लिक्विडिटी रेशियोज़। लिक्विडिटी रेशियो बाय नेम आपको समझ आ रहा होगा कि एकदम लिक्विड एसेट्स, एकदम जो जल्दी जल्दी आया और जल्दी जल्दी निकल गया, वो एसेट्स पे आपका डील करने के लिए होता है। तो मतलब अगर इसमें 3 तरह का रेशियोज़ होता है, एक होता है करंट रेशियो, एक होता है लिक्विड रेशियो, क्विक रेशियो, और एक होता है कैश रेशियो। करंट रेशियो आपकी सारी की सारी करंट एसेट्स का कलेक्शन होता है डिवाइडेड बाय ऑल करंट लाइबिलिटीज़। तो करंट एसेट्स अगर आप बोलोगे तो इट इंक्लूड्स इन्वेंट्री और ट्रेड रिसीवेबल्स और
मार्केटेबल सिक्योरिटीज़ आर वेरी शॉर्ट टर्म बॉन्ड जो सिक्योर्ड थोड़े वो होते हैं, जिनका क्रेडिट रेटिंग अच्छा होता है, और कैश इन हैंड और कैश एट बैंक दोनों हो सकता है ये। अब करंट रेशियो के अंदर बेसिकली आपकी जितनी भी करंट एसेट्स है वो आप सारी इंक्लूड कर देते हैं, बट कई बार ऐसा होता है कि आपका जो इन्वेंट्री होता है वो इतना लिक्विड नहीं होता, मतलब उसको आप इतनी जल्दी कैश में कन्वर्ट नहीं कर पाते, क्योंकि वो मे बी उसका जो लिक्विडिटी है वो थोड़ा कम है, और मे बी उसका जो कन्वर्जन प्रोसेस है वो स्लो है, जो भी है रीज़न, कुछ भी रीज़न हो सकता है। तो उस केस में क्या होता है, फिर आपका करंट रेशियो काम नहीं आता, तो वहाँ पे आप क्विक रेशियो फॉलो करते हैं। अब क्विक रेशियो में क्या होता है, आपका वही नॉर्मल करंट एसेट्स होता है, लेकिन करंट एसेट्स में से आप इन्वेंट्री निकाल देते हैं। अब किसी को एकदम क्राइसिस वाला सिचुएशन आ गया कि भैया बहुत ही जितना जल्दी से जल्दी हो मेरा लाइबिलिटीज़ जो है, करंट ऑब्लिगेशंस है, वो मुझे पूरा करना है, कि भाई किसी को बहुत अर्जेंट पेमेंट करनी है एंड आई नीड ऑल द एसेट्स जो कि रेडिली अवेलेबल हो टू सेल। सो या तो आपके पास डायरेक्ट कैश होगा जो कि आप कैश उसका पेमेंट कर सकते हैं, या ऐसी कोई चीज़ जो आप एकदम जल्दी पेमेंट कर सकते हो, उस केस में आपके रिसीवेबल्स भी हट जाते हैं, क्योंकि रिसीवेबल्स भी कई बार होता है कि कुछ टाइम के बाद जाके आपको कैश मिलता है। लेकिन अगर हम ऐसे क्राइसिस सिचुएशन की बात करें तो वहाँ पे सबसे ज़्यादा जो यूज़ होता है वो होता है कैश रेशियो। तो हमें ये सारे रेशियोज़ याद करने का ज़रूरत नहीं है, ये मैं बस आपको समझने के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहा हूँ कि कहीं पे अगर इनका कोई रेफरेंस होता है तो आपको एटलीस्ट ये चीज़ों को पता रहे। बेसिकली इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि आपके पास 3 मेजर स्टेटमेंट्स होती है। एक होती है आपकी इनकम स्टेटमेंट, एक होती है आपकी बैलेंस शीट, एक होती है आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट। और जितनी भी रेशियोज़ की हम बात कर रहे हैं, सारी रेशियोज़ आपकी इन्हीं 3 स्टेटमेंट से ही बनती है। तो कहीं आप एसेट्स को लाइबिलिटी से डिवाइड करते हैं, कहीं आप इनकम को अपने नेट प्रॉफिट को रेवेन्यू से डिवाइड करते हैं, कहीं आप अपना ग्रॉस मार्जिन निकालने के लिए ग्रॉस प्रॉफिट को डिवाइड करते हैं। तो सारा का सारा जो फिगर है वो यही 3 स्टेटमेंट्स के अंदर ही है, जो डेटा है सारा इन 3 स्टेटमेंट के अंदर ही है। जस्ट दैट कि हम उसका शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट क्या होगा, वो सारी चीज़ें एनालाइज करने के लिए इस तरह से अलग अलग रेशियोज़ को आइडेंटिफाई करते हैं। जिसमें हमने पहली रेशियो पढ़ी जो कि एक्टिविटी रेशियो थी, जो कि बहुत ही शॉर्ट टर्म में, जैसे एकदम रोज़ का अपना जो ऑपरेशन है उनका जो काम है वो चीज़ से डील करने के लिए जो वो है कि अब मैंने सपोज़ मेरा अगर शू का काम है तो शू के उस पर मैंने रॉ मटेरियल मंगा लिया या शू का कुछ प्रोसेसिंग किया, तो वो आपका एक्टिविटी रेशियोज़ में कंसिडर किया जाता है। लिक्विडिटी में जो थोड़ा शॉर्ट टर्म, मतलब एक्टिविटी जो आपको डे टू डे ऑपरेशन से थोड़ा आगे का है, बट शॉर्ट टर्म में भी अगले कुछ महीने में आपको कुछ पेमेंट्स करनी है, जो आपके करंट लाइबिलिटीज़ या कोई जो शॉर्ट टर्म डेट है वो एक्सपायर हो रहा है, वो पेमेंट्स करने, तो वो आप पेमेंट कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे, उस चीज़ के लिए आपकी लिक्विडिटी देखी जाती है। आपका बिजनेस कितना स्मूथ है, आप क्या इतना कैश जनरेट कर पा रहे हैं, या इतने आपके पास करंट एसेट है कि आपके जो शॉर्ट टर्म ऑब्लिगेशंस है, शॉर्ट टर्म डेट है, शॉर्ट टर्म लाइबिलिटीज़ है, वो पे कर सको आराम से। तो उस चीज़ को देखने के लिए होता है ताकि कोई डिफ़ॉल्ट ना हो या कोई इश्यूज़ ना हो। फिर अगला रेशियो आता है आपका सॉल्वेंसी। अभी हमने देखा लिक्विडिटी जो शॉर्ट टर्म दिखता था, सॉल्वेंसी होता है जो लॉन्ग टर्म के जो ऑब्लिगेशन है वो दिखता है, मतलब आपके 1 साल से ऊपर के जो ऑब्लिगेशन है, 1 साल से ऊपर में आपको कोई डेट है या आपको कोई पेमेंट्स करनी है, वो चीज़ देखने के लिए। तो उसमें कुछ आपके रेशियोज आते हैं, जो डेट टू एसेट रेशियो है, डेट टू कैपिटल रेशियो है, डेट टू इक्विटी रेशियो एक्सेट्रा। तो ये सारी रेशियोज़ क्या आपका रिप्रेजेंट करती है कि कंपनी का कितना डेट है, और ये ऊपर वाली 3 है आपकी कंपनी के कितने डेट है विद करस्पॉन्डिंग टू द टोटल एसेट। मतलब अब सबसे पहला अगर हम डेट टू एसेट देखें तो वो क्या कहता है कि आपके कंपनी के जो एसेट्स है दैट हैव बीन फाइनेंस यूजिंग डेट, ये आपका कितना डेट है पर एसेट, कि अगर आपको कल को कोई चीज़ सेल करनी पड़ती है और आप मतलब इतना आपके पास कैश नहीं है और आपको सेल करना पड़ता है, तो क्या आपकी इतनी फ्लुएंट है, आपके पास इतनी सारी एसेट्स है कि आप वो अपना जो डिफ़ॉल्ट होते हुए बचा सके अपने एसेट से। तो वो सारी चीज़ें देखने के लिए हमारा ये काम आता है। फिर एक है इसमें डेट टू इक्विटी रेशियो। डेट टू इक्विटी रेशियो हमारा बहुत अच्छा वो रहता है कि जब आपका कैपिटल स्ट्रक्चर होता है, कैपिटल स्ट्रक्चर में आपका कई बार क्या होता है कि लोग कोई कंपनी बहुत ही ज़्यादा डेट ले लेती है जो कि बाद में रीपे करने में बहुत मुश्किल होती है, तो उसका कितना इवनली आपका डेट से पेमेंट, मतलब डेट का कैपिटल है और कितना आपका इक्विटी का कैपिटल है कंपनी का, तो वो चीज़ आइडेंटिफाई करने के लिए डेट टू इक्विटी रेशियो होती है। तो इफ़ इट इज़ 1 मतलब आपका 1 डेट के इक्वल आपका 1 इक्विटी है, बट अगर आपका डेट बहुत ही सिग्निफिकेंटली हायर है तो वो आपके ऑर्गेनाइजेशन के लिए
कुछ नेगेटिव वो कर सकता है। सिमिलरली अगर आपका इक्विटी बहुत ज़्यादा हायर है और डेट बिल्कुल नहीं है, वहाँ पे भी कई बार आपके मे बी टैक्स उस पर और दूसरी जगहों पे वो चीज़ का इम्पैक्ट होता है। तो इसका एक बैलेंस होना अच्छी चीज़ होती है कंपनी के लिए, बट दैट डिपेंड्स अपॉन कंपनी टू कंपनी, किस तरह की कंपनी है, किस तरह का उनका काम है, किस तरह से वो मैनेज करते हैं, उस पर डिपेंड करता है। नेक्स्ट है आपका प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। अब आपने देखा था एक्टिविटी रेशियो, लिक्विडिटी रेशियो और सॉल्वेंसी रेशियो। तो एक्टिविटी बहुत ही छोटा जो डे टू डे ऑपरेशन का था वो था, लिक्विडिटी था जो शॉर्ट टर्म का ऑब्लिगेशन के लिए मीट करने के लिए आप देखते थे, और सॉल्वेंसी जो है कि आपके लॉन्ग टर्म के जो ऑब्लिगेशन है वो आप मीट कर सकते हो आराम से कि नहीं, उसके लिए। अब आपके ऑब्लिगेशंस और आपका सारा लाइबिलिटीज़ और वो सारे काम जो है डे टू डे काम, वो आपने मीट कर लिया। अब आप देखते हैं कि आपकी कंपनी कितना इनकम जनरेट कर रही है, कितना अपना प्रॉफिट जनरेट कर रही है, ठीक है। तो वो प्रॉफिटेबिलिटी और परफॉर्मेंस मेजर करने के लिए आपका होता है प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। तो प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो में आपके कुछ अलग अलग वो होते हैं कि आप रेवेन्यू के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशंस करते हैं, या एसेट के करस्पॉन्डिंग कैलकुलेशन करते हैं, इक्विटी के करस्पॉन्डिंग करते हैं, या टोटल कैपिटल के करस्पॉन्डिंग करते हैं। तो अब अगर आप यहाँ एग्जांपल देखें तो ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इज ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू। तो इसका सिग्निफिकेंस क्या होता है कि आपका इंडस्ट्री के जो एवरेज होता है उससे अगर आपका जो प्राइस है बहुत लो है या कॉस्ट बहुत लो है, तो वहाँ पे आपका ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन ठीक नहीं रहता। तो यहाँ से कंपनी को क्या पता लगता है कि उनको कहाँ कहाँ इम्प्रूवमेंट्स करनी है, प्राइस पे इम्प्रूवमेंट करनी है, या कॉस्ट बहुत ज़्यादा हाई हो रहा है वहाँ कट डाउन करना है। तो उस तरह से ये जो आपके मार्जिन, रेवेन्यू, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है, ये सब हेल्प कर सकते हैं। अब आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन क्या है? आपका जब सारा टैक्स और इंटरेस्ट और हर चीज़ आपकी कट जाती है उसके बाद फाइनली आपका नेट प्रॉफिट आता है। तो नेट प्रॉफिट डिवाइडेड बाय रेवेन्यू आपका नेट प्रॉफिट मार्जिन बताता है। तो मतलब आपका पूरा टैक्स और सारे इंटरेस्ट कटने के बाद किस तरह से आपका रेवेन्यू है मार्जिन से। फिर आता है आपका एसेट वाइज। तो एसेट के अंदर आपका आता है रिटर्न ऑन एसेट्स। रिटर्न ऑन एसेट मतलब आपका टोटल नेट इनकम कितना है आपके एसेट्स के, टोटल एसेट्स के करस्पॉन्डिंग। तो अगर आपका नेट इनकम अच्छा है तो दैट मीन्स आपका सपोज फॉर वन एसेट अगर आपका ROA 3 है फॉर एग्जांपल, तो मतलब आपकी 3 रुपये की इनकम हर 1 रुपये के एसेट पे जनरेट होती है। तो दैट इज़ अ गुड थिंग। तो जितना ऊपर होगा उतना अच्छा है। अगला है रिटर्न ऑन इक्विटी। ये आपका आगे भी जब हम एनालिसिस करेंगे वहाँ पे आपको दिखेगा। तो रिटर्न ऑन इक्विटी क्या है कि आपका कितना ओवरऑल इनकम है डिवाइडेड बाय एवरेज टोटल इक्विटी। मतलब जितना ज़्यादा आपका कंपनी का इनकम है और वो आपका बेसिकली इनकम कहाँ आपका डिस्ट्रीब्यूट होता है, सारे आपके शेयर होल्डर्स को डिस्ट्रीब्यूट होता है, राइट। तो जितना भी आपका नेट इनकम है डिवाइडेड बाय टोटल इक्विटी, तो ये जितना ज़्यादा होगा उतना अच्छा है। और इसको आप यूज़ कर सकते हैं अपने पीयर कंपैरिजन के लिए। सपोज अब एक ही इंडस्ट्री के अंदर सिमिलर कंपनीज है 4-5, लेकिन आपको उनमें आइडेंटिफाई करना मुश्किल हो रहा है कि किस कंपनी को मैं इन 4-5 में से किस एक में इन्वेस्ट करना चाहते हो बाई चांस, तो किस पे करें। तो वहाँ पे आप ROE और PE उनके कंपेयर कर सकते हो। तो ROE जितना ज़्यादा होगा उतना कंपनी के लिए अच्छा होगा। सिमिलरली नेक्स्ट जो है हमारा दैट इज़ कैपिटल। तो अब कैपिटल जो होता है बेसिकली आपका इक्विटी प्लस डेट दोनों को मिला के आपका कंपनी का बनता है। तो जिस कंपनी में डेट का बहुत ज़्यादा यूजेज होता है वहाँ पे ROE ठीक से काम नहीं आता। तो वहाँ पे जो काम आता है दैट इज़ ROCE, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो ये आपका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स डिवाइडेड बाय डेट प्लस इक्विटी। डेट ये शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म डेट है। फिर आते हैं आपके वैल्यूएशन रेशियोज़। वैल्यूएशन रेशियोज़ क्या है? आपकी कंपनी और शेयर का जो वैल्यू है वो आइडेंटिफाई करने में हेल्प करती है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्राइस टू अर्निंग रेशियो। प्राइस टू अर्निंग रेशियो मतलब आप एक सिंपल टर्म से अगर हम देखें तो एक इन्वेस्टर कितना पैसा देना चाहता है एक इक्विटी शेयर के लिए, हाउ मच प्राइस एन इन्वेस्टर इज पेइंग फॉर ईच रुपी ऑफ अर्निंग। तो कंपनी कितना अर्न कर रही है उस कंपनी के हिसाब से आपके पास कितना शेयर है, राइट। एंड एक इन्वेस्टर इज सपोज अब ये PE आकर आपका 20 है, तो मतलब आपका 1 रुपये का प्रॉफिट के लिए एक इन्वेस्टर कंपनी को 20 रुपये दे सकता है। तो इसका मतलब उस तरह से हो जाता है। और इसका फॉर्मूला क्या है? प्राइस पर शेयर डिवाइडेड बाय अर्निंग पर शेयर। और अर्निंग पर शेयर क्या होता है? नेट इनकम माइनस डिविडेंड्स जो डिस्ट्रीब्यूट होते हैं डिवाइडेड बाय आउटस्टैंडिंग शेयर। अब कुछ कंपनीज होती है जहाँ पे आपका
वो प्रॉफिटेबल नहीं होती, जैसे जोमेटो, पेटीएम और आजकल की जो न्यू टेक कंपनीज है जो अभी तक प्रॉफिट जनरेट नहीं कर पाई, तो उन केसेस में आपका पीई काम नहीं आता है, प्राइस टू अर्निंग काम आता है जहाँ पे कंपनीज को प्रॉफिट हो रहा हो। तो इन सच सिनारियोज आप पीई की जगह प्राइस टू सेल्स रेशियो करते हैं, तो प्राइस पर सेल्स डिवाइडेड बाय सेल्स पर शेयर, इसका फॉर्मूला हो जाता है। मैं फिर से एक बार आपको बता रहा हूँ, आपको ये सारे फॉर्मूलाज याद करने की ज़रूरत नहीं है, आपको बस इनका अंडरस्टैंडिंग होना ज़रूरी है। ये सारे कैलकुलेशन जो है, जो चीज़ें हैं, आपको ये रेडिली अवेलेबल मिलेगी अपना, जहाँ पे हम एग्जांपल देखेंगे वहाँ। अगला है प्राइस टू बुक वैल्यू। प्राइस टू बुक वैल्यू का मतलब क्या होता है, एक इंडिकेट करता है मार्केट में रिलेशनशिप बिटवीन जो एक्चुअल रिटर्न है और जो रिक्वायर्ड रिटर्न है उसके बीच में कंपैरिजन। तो अगर आपका पीवी जो है 1 होता है तो मतलब फ्यूचर ग्रोथ जो है कंपनी की वो मार्केट रिटर्न्स के हिसाब से हो रही है। लेकिन अगर प्राइस टू बुक वैल्यू अगर आपका ज़्यादा होता है 1 से, तो मतलब आपकी कंपनी की जो फ्यूचर ग्रोथ है दैट इज़ एक्सपेक्टेड at higher rate than what was required by market returns, और यही उसके ऑपोजिट में अगर वो लेस देन 1 होता है तो ये उल्टा हो जाता है। तो अब इसी को ही हम किसी एक कंपनी के एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज अब फर्दर मैं अपने नंबर्स के एनालिसिस के लिए, तो जो हमने अभी स्टेटमेंट देखी थी कि हमारा इनकम स्टेटमेंट क्या है, बैलेंस शीट क्या है, कैश फ्लो, उसकी डिटेल्स हम यहाँ पे देखेंगे। तो मैं किसी भी एक कंपनी का एग्जांपल ले लेता हूँ, सपोज TCS, ठीक है। अब ये है screener.in का वेबसाइट, यहाँ पे आपको सारी डिटेल्स एकदम फ्रीली अवेलेबल मिलेगी। अब ये क्या है हमारा स्टॉक पीई। सबसे पहले हम 1 बाय 1 एक एक चीज़ करके चलते हैं साथ में। स्टॉक पीई मतलब प्राइस टू इक्विटी। अभी हमने प्राइस टू इक्विटी पढ़ा, तो मतलब हम 34.8 रुपीज़ का जो हमारा वो है, हर 1 रुपये के प्रॉफिट पे इतना 34.8 रुपीज़ हम देने के लिए तैयार है, बिकॉज कंपनी के जो फंडामेंटल्स और ग्रोथ प्रॉस्पेक्ट से वी नो अबाउट दैट कि ये बहुत अच्छी कंपनी है, बहुत अच्छी रेवेन्यू, कंसिस्टेंटली रेवेन्यू जनरेट करती है, ठीक है। तो ये एक वो है। फिर अभी हमने पढ़ा था ROE एंड ROCE, मतलब रिटर्न ऑन इक्विटी, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड। तो रिटर्न ऑन इक्विटी कंपनी का है 39.1, जो कि बहुत अच्छा है, और इसके जो पेयर्स होंगे, इसके जो कॉम्पिटिटर्स होंगे, उनसे भी आप कंपेयर कर सकते हैं। सिमिलरली इसका जो ROCE है, जो कैपिटल है, रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड, दैट इज़ 48.9। तो रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड हम कहाँ देखते हैं, जहाँ पे कंपनी ने डेट भी ले रखा हो। तो जिस कंपनी का बिल्कुल भी डेट नहीं है वहाँ आपको लगभग ROE और ROCE सेम ही मिलेंगे ऑलमोस्ट, ठीक है। चलो अब इसके नंबर्स देखते हैं। ये इनका पेयर कंपैरिजन है। तो आप देखिए कि जहाँ पे पी है, मतलब वैल्यूएशन जिसकी कम है, तो अगर आप देखो इन्फोसिस थोड़ा सा कम है TCS से, लेकिन ये आपके बाकी जो कंपनीज है और भी कम है। बट इसका मतलब हमेशा ये नहीं है कि ये ज़्यादा सस्ती हो गई, तो ये 25 दिख रहा है विप्रो को तो ये ज़्यादा सस्ता है। तो इनकी परफॉर्मेंस पे भी वो चीज़ की वजह से उनका PE हाई होता है। तो इनका अगर PE हाई होगा, अगर इनकी भी परफॉर्मेंस एकदम एक्सपोनेंशियली बढ़ेगी, तो इनका भी PE कंपैरेटिवली हाई हो जाएगा। सिमिलरली आप इनके ROCE भी साथ साथ में कंपेयर कर सकते हैं। यहाँ पे हमारे पास ये एडिट कॉलम्स का ऑप्शन रहता है। एडिट कॉलम्स के इसमें क्या होता है कि आप इनके अलावा जो भी आपको यहाँ स्क्रीन में विजिबल कॉलम्स है, इनके अलावा भी अगर सपोज मैं देखना चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे ROE ऐड करना है, तो यहाँ पे मैं ओके, इट इज़ आस्किंग मी टू लॉग इन। मैं पहले एक बार लॉग इन कर लेता हूँ इसे जी। तो अगर मेरे को यहाँ पे सपोज़ कोई भी चीज़ ऐड करनी है, सपोज़ मैं यहाँ पे ROE ऐड करना चाहता हूँ, तो ये मेरे पास ROE का कॉलम आ गया है, ठीक है। तो आई सेव इट और ये ROE का कॉलम हो गया। तो इसी तरह से मैं कोई भी और कॉलम मुझे जिनका साइड बाय साइड पेयर कंपैरिजन करना, तो ये सारे मेरे TCS के कॉम्पिटिटर्स है जो मैं चेक कर रहा हूँ। तो इनका जिसका भी मुझे साथ साथ में वैल्यूएशन या जिनका भी मुझे कोई भी पैरामीटर चेक करना है, तो उसे मैं यहाँ साथ में एडिट कॉलम्स करके ऐड कर सकता हूँ। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट। तो अगला है हमारा इनकम स्टेटमेंट्स। इनकम स्टेटमेंट्स हमारी ये क्वार्टरली फिगर्स है हमारी, जो कि TCS की सेल्स और एक्सपेंसेस बता रही है कि अब देखिए मार्च क्वार्टर में 2019 में 38,000, ये इन करोड़ से फिगर्स, रुपीज़ इन करोड़, तो 38,000 10 करोड़ ये आपका 2019 में था। एंड समवेयर इट इज़ कंसिस्टेंट
अब देखिए कंसिस्टेंटली ये फिगर्स बढ़ रही है, मतलब इम्प्रूवमेंट है इसकी सेल्स में। उसी तरह से अगर आप एक्सपेंसेस देखें तो एक्सपेंसेस भी समवेयर थोड़ा थोड़ा सा बढ़ रहे हैं, बट ठीक है, आई मीन कंपैरेटिवली रेवेन्यू ज़्यादा अच्छे से बढ़ रहा है। उसी तरह से उसका ऑपरेटिंग प्रॉफिट है और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है। आपने देखा होगा, हमने ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन, नेट प्रॉफिट मार्जिन वो भी अभी देखे थे। तो कंपनी के डायरेक्ट सेल्स और एक्सपेंसेस को जब हम माइनस करते हैं तो आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट आता है, और ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बेस पे आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कैलकुलेट होता है। अब ऑपरेटिंग प्रॉफिट में से अगर आप उसकी जो अदर इनकम है, अदर इनकम मतलब जो उसकी कोर बिजनेस की इनकम नहीं है, तो वो अगर आप अदर इनकम आप रिमूव कर देते हैं और इंटरेस्ट से जो आपका इनकम आ रहा है वो आप रिमूव कर देते हैं, और उसके साथ में जो डिप्रिसिएशन है, डिप्रिसिएशन मतलब आपने कोई एसेट परचेज करिए तो उसकी लाइफ थोड़ी कम होती जाती है थोड़े थोड़े टाइम में, तो यहाँ पे वो डिप्रिसिएशन का अमाउंट बढ़ता जा रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी एक्चुअल एसेट की वैल्यू कम होती जा रही है, वो अमाउंट आप यहाँ पे आप लगाते जाइए, तो ये अमाउंट भी आप उसके ऑपरेटिंग प्रॉफिट से माइनस कर देंगे तो आपका आ जाएगा प्रॉफिट बिफोर टैक्स। ठीक है, अब आपका प्रॉफिट बिफोर टैक्स है, अब इसके ऊपर टैक्स लगेगा, टैक्स लगने के बाद ये हमारा फाइनली आता है। तो नेट प्रॉफिट का जो होता है मतलब सारा हमारा सेल्स में से एक्सपेंसेस माइनस हो गया, अदर इनकम माइनस हो गया, इंटरेस्ट माइनस हो गया, डिप्रिसिएशन माइनस हो गया और टैक्स माइनस हो गया, सब कुछ माइनस हो जाता है। फाइनली जो बचता है, फाइनल इनकम जो बचती है, दैट इज़ नेट प्रॉफिट, जो कि ये है। अब आप देखेंगे तो यहाँ पे भी हम कंसिस्टेंटली एक इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। अब ऊपर जो हमारा फिगर्स था दोज वर क्वार्टरली फिगर्स, जो हमारे आखिरी के 4-5-6 क्वार्टर्स का कंपैरिजन था। उसी तरह से सेम वही फिगर्स है आपकी, बट ये ईयर वाइज कंपैरिजन है फ्रॉम फॉर लास्ट 10 ईयर्स। तो अगर आप देखें मार्च 2010, मार्च 2011, मार्च 2012, उस तरह से करके आपका मार्च 2021 तक का पूरा कंपैरिजन है, कितना रेवेन्यू ओवरऑल है, कितना आपका एक्सपेंसेस ओवरऑल है, उस पर आपका ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितना हुआ, फिर आपका नेट प्रॉफिट कितना हुआ। तो ये आपको एक ट्रेंड की तरह आपको पूरा ईयर बाय ईयर वैल्यू दिखा रहा था। तो आपको ये दिख रहा है कि पहले 7 था, फिर 9 था, फिर 10,000 करोड़, फिर 13,000 करोड़, 19,000। तो ये कंसिस्टेंटली आपको ईयर बाय ईयर एक अच्छा इम्प्रूवमेंट दिखा रहा है अपने नेट प्रॉफिट में। दैट मीन्स कि अगर आप देखो 10 ईयर्स में लगभग आपका 5 टाइम्स इसका प्रॉफिट हो गया। जो 7,000 करोड़ था वो अब 37,000 करोड़ हो गया, विच इज़ अ वेरी गुड फिगर इतने बड़े ऑर्गेनाइजेशन के लिए। वहीं पे अगर हम सेकेंड अपना फाइनेंशियल स्टेटमेंट देखते हैं तो दैट इज़ बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट में हमने क्या कहा था कि कितना डेट है, डेट मतलब बोरोइंग्स, कितना कैपिटल शेयर है मतलब हमारा प्रेफरेंस शेयर कैपिटल कितना है, इक्विटी शेयर। तो प्रेफरेंस शेयर में से कि क्या होता है, वो भी आपके शेयर्स होते हैं, लेकिन प्रेफरेंस शेयर्स को थोड़ा सा प्रेफरेंस दिया जाता है ओवर इक्विटी शेयर्स होल्डर्स। प्रेफरेंस में मतलब आपका कुछ भी अगर कल को कंपनी का डिफ़ॉल्ट होता है, कुछ भी आपको डिविडेंड्स का पेमेंट देना है, तो इक्विटी शेयर होल्डर से पहले आपका वो प्रेफरेंस शेयर पर जाएगा। अगर उसके बाद कंपनी डिफ़ॉल्ट करती है, सपोज़ एक कंपनी डिफ़ॉल्ट हो गई, तो सबसे पहले उसका जो सारा पेमेंट है वो सिक्योर्ड डिबेंचर्स पे जाता है। फिर उसके सेकंड जो बची कुछ जो पेमेंट होती है वो आपकी जाती है प्रेफरेंस शेयर। उसके बाद अगर कुछ पैसा बचता है तो वो आपका इक्विटी शेयर होल्डर के पास आता है। अदरवाइज इक्विटी शेयर होल्डर के पास कोई ऑब्लिगेशन नहीं है कि उनको पैसा मिलेगा ही मिलेगा। तो ये है आपका कैपिटल, इक्विटी वगैरह। फिर उसके बाद आपका आता है रिजर्व्स। रिजर्व्स होता है जो आप जिसमें से कंपनी जैसे अपना जो भी प्रॉफिट हुआ तो प्रॉफिट में से कुछ सेगमेंट अलग ऐड ऑन करती जाती है, जिसमें से कंपनीज अपना डिविडेंड्स वगैरह भी ऑफर करती है और बाय बैक्स या वो सब चीज़ें भी देख लेती है। तो वो आपके सारे रिजर्व्स में आते हैं। तो जितना ज़्यादा रिजर्व है उतना मतलब आप इस तरह से समझ लीजिए कुछ कल को कंटेंजेंट लाइबिलिटी होती है, जैसे पैंडेमिक हो गया, कुछ भी हो गया और कंपनी 1 साल या 2 साल बिजनेस नहीं कर पाई, तो वो सारा जो फंड्स है वो सारा फंड्स आप ये रिजर्व से निकाल के यूज़ कर सकते हैं। तो जहाँ पे अगर रिजर्व अच्छा है तो कंपनी की जो डे टू डे ऑपरेशन है, शॉर्ट टर्म रिक्वायरमेंट्स है, वो वहाँ पे कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। देन इज बोरोइंग्स। तो बोरोइंग्स कंपनी की ठीक ठाक होनी चाहिए। कंपनी की बोरोइंग्स अगर बहुत ज़्यादा हाई हो जाए तो वहाँ पे आपका इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि पेमेंट भी आपको अच्छी खासी करनी होती है यूजुअली। आप कंपनी जो बैंक से अगर इंटरेस्ट लेती है तो दैट इज़ लाइक 12 to 15% का उस पर इंटरेस्ट देना होता है, या
वो डिपेंड करता है कंपनी की क्रेडिट रेटिंग और कितना स्टेबल है, उस बहुत काफ़ी फैक्टर्स होते हैं इन पे रहता है। तो एक आपका बैंक से बोरिंग हो सकता है और एक आपका डेट होता है कंपनी जो बॉन्ड्स या डिबेंचर्स के फॉर्म में इशू करती है, तो वहाँ पे भी 8-10-12% हो सकता है। और उसके बाद है आपकी अदर लाइबिलिटीज़, जो आपकी बाकी की लाइबिलिटीज़ है, ट्रेड पेबल्स वगैरह, वो सब चीज़ें। तो लाइबिलिटीज़ बेसिकली क्या है, कंपनी के लिए ऑब्लिगेशन है टू पे दिस बैक टू इधर शेयर होल्डर्स और इधर जिनसे लोन लिया है, बैंक्स और जो बॉन्ड होल्डर्स हैं उन सब के लिए। तो ये सारी चीज़ें कंपनी हैज़ टू पे इट बैक टू रेलिवेंट फोक्स। फिर आता है कंपनी के एसेट्स, मतलब वो सारी चीज़ें जो जिनकी कुछ इकोनॉमिक वैल्यू है, मतलब कि कल को अगर कंपनी को कुछ पैसा चाहिए तो वो अपनी एसेट्स को सेल करके भी पैसा यूज़ कर सकते हैं। तो आपकी एसेट्स होती है करंट एसेट्स और फिक्स्ड एसेट्स। करंट एसेट माने कि आपका शॉर्ट टर्म में जो आपको कैश में कन्वर्ट करने में आसान हो जाए, जैसे आपका कैश इन हैंड हो गया, या आपके ट्रेड रिसीवेबल्स हो गए, या आपके कुछ इमीडिएट शॉर्ट टर्म इन्वेंट्रीज हो गई। और फिक्स्ड एसेट्स आपकी क्या होती है, जैसे आपकी लैंड हो गई, प्रॉपर्टी हो गई, जो आप डे टू डे आपका वो सेल परचेज नहीं करता। आई मीन अनलेस कंपनी का बिजनेस ही वही हो कि प्रॉपर्टी डीलर या उस तरह का बिजनेस हो, उसके अलावा नॉर्मल आपके जो ऑपरेशन के काम नहीं है, जो डे टू डे ऑपरेशन के काम नहीं है, जो आपके लैंड और बिल्डिंग और आप ये सारी चीज़ें जो ले रहे हैं, जो आपके फिक्स्ड एसेट्स हो जाती है, जो लॉन्ग टर्म एसेट्स हो जाती है। फिर आता है आपका कैश फ्लो। कैश फ्लो में आपके 3 तरह की एक्टिविटी है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम इन्वेस्टिंग एक्टिविटी, कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी। ठीक है, कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ क्या रहती है, जहाँ पे आपका डे टू डे ऑपरेशन से जो आपका कैश होता है। सपोज अब मेरी अगर शू सेल करने की है, तो शू सेल करके मेरा कितना कैश जनरेट हो रहा है, तो ये आपका सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है कंपनी के बिजनेस के पॉइंट ऑफ व्यू से, कि कैश फ्रॉम ऑपरेशंस जो है वो आपका कंसिस्टेंट और अच्छा होना चाहिए। दूसरा है इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी। अब इन्वेस्टमेंट एक्टिविटी क्या है, सपोज़ आपने कोई बिल्डिंग परचेज़ करी है अपना जो डेवलपमेंट है बढ़ाने के लिए, या अपना सेल्स बढ़ाने के लिए आपने कोई नया बिल्डिंग ले लिया, नया लैंड ले लिया, प्लांट एंड मशीनरी नया ले लिया, तो वहाँ आपके पैसे कम हो रहे हैं। इसी के अगेंस्ट में आपने कोई अपना पुराना बिल्डिंग था जो आपने सेल कर दिया, जो या कोई बिल्डिंग जिसका रिक्वायर्ड नहीं है उसको आपने सेल कर दिया, लैंड बेच दिया, तो वहाँ से आपके पास पैसे आ जाते हैं, तो वो आपका इन्वेस्टिंग एक्टिविटीज़ में रहते हैं। और तीसरा होता है फाइनेंसिंग एक्टिविटी। फाइनेंसिंग एक्टिविटी आपका वो एक्टिविटीज़ रहता है जो बेसिकली आपका कोई कंपनी शेयर बाय बैक कर रही है, डिबेंचर्स वालों को जो अपने बॉन्ड होल्डर्स को पेमेंट कर रही है, या फिर डिविडेंड पेमेंट्स कर रही है, वो सारी उस तरह की जो एक्टिविटीज़ है वो आपकी फाइनेंसिंग एक्टिविटीज़ में आ जाती है। अब आपको याद होगा मैंने आपको चार्ट दिखाया था जहाँ पे ये डेटर डेज, इन्वेंट्री डेज और पेबल की बात करी थी मैंने, ये चार्ट। तो यहाँ पे पेबल डेज, इन्वेंट्री डेज और डेटर डेज इस टेबल में आपको दिख रहा है ये। ठीक है, तो आपका कैश कन्वर्जन साइकिल जितना छोटा होगा उतना आपके लिए अच्छा है। अब जितना आप क्रेडिट में सामान ले रहे हैं, बाद में पेमेंट कर रहे हैं, वो ठीक है, लेकिन जब आप कस्टमर को बेच रहे हैं तो कितना कम से कम टाइम में आपको कैश मिल रहा है, वो चीज़ बिजनेस के लिए ज़्यादा अच्छी है। तो डेटर डेज देखिए, डेटर डेज रिप्रेजेंट द एवरेज नंबर ऑफ डेज द कस्टमर टेक्स टू पे आफ्टर द। तो मतलब कस्टमर आपकी पेमेंट करने में कितना टाइम लगा रहा है, तो अगर कस्टमर से जितना जल्दी पैसा आएगा उतना अच्छा है, तो ये जितना कम होता जाएगा उतना अच्छा है। तो अब अगर हम देखें तो 67 ये आपका 67 डेज़ है, नंबर ऑफ डेज़, तो 67 डेज़ हो गया आपका, विच इज़ अगर हम 2010 से पूरा कंपेयर करें तो ये सबसे कम है। मतलब आपका जो कैश कन्वर्जन है वो सबसे अच्छा है। अभी यहाँ पे अभी इन्वेंट्री डेज़ और डेज़ पेबल नहीं आपको दिख रहा है फिगर, क्यों? क्योंकि ये आपके एक आईटी कंपनी है जो आपके सॉफ्टवेयर बिजनेस और आउटसोर्सिंग का काम करती है, तो वहाँ पे आपका एग्जैक्टली इन्वेंट्री वाला काम नहीं है जो कि यहाँ पे दिखे। बट बाकी आप जो आपके शू कंपनी और दूसरी इस तरह की जो कंपनी है जिनका आपका रॉ मटेरियल्स और इन्वेंट्री वाला काम रहेगा, वहाँ पे आपको इन्वेंट्री डेज़ और डेज़ पेबल भी दिखेंगे। बट एज आई सेड ये चीज़ें हमने यहाँ इस चार्ट में ऑलरेडी समझ लिया, तो अगर आपको फिर थोड़ा सा कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को दोबारा से रन करके पीछे थोड़ा रिवाइंड करके देख सकते हैं।
फिर फाइनल जो सेगमेंट आता है हमारे पास वो आता है शेयर होल्डिंग पैटर्न। शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या बताता है, एक तरह से हमें अलग अलग सेगमेंट्स में जो प्रमोटर का होल्डिंग है, जो फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का होल्डिंग है, जो डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग है, जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन का होल्डिंग है और जो पब्लिक का होल्डिंग है, उसका एक ब्रेकअप दिखाता है ओवर द ईयर्स। तो जितना आपका प्रमोटर कॉन्फिडेंस दिखाता है उतना मतलब ये है कि उतना बिजनेस अच्छा है। जितना आपको एफआईआईज और डीआईएस, क्योंकि ये जो इंस्टीट्यूशंस है एफआईआई और डीआईआई, ये बहुत रिसर्च के बाद कोई भी बिज़नेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इनका इन्वेस्टमेंट किसी बिज़नेस में अच्छा है, क्वांटिटी जो अमाउंट है वो अच्छा है, दैट मीन्स कहीं ना कहीं वो बिज़नेस बहुत अच्छा कर रहा है। तो अगर आप देखिए यहाँ पे सपोज मैं अगर डीआईआई की बात करता हूँ तो यहाँ पे 7.71, 7.83, 97, तो यहाँ पे इनका कुछ चेंजेस हो रहे हैं, कभी कम हो रहा है कभी ज़्यादा हो रहा है। तो जब इनको लगता है कि बिज़नेस बहुत अच्छा है और एक अच्छा अपॉर्चुनिटी है, थोड़ा कम रेट पे मिल रहा है प्रोबेबली TCS का शेयर, तो वहाँ पे ये अपनी जो इन्वेस्टमेंट है बढ़ा लेते हैं। और जहाँ पे इनको लगता है कि हाँ ठीक है हमने बढ़ाया और सिग्निफिकेंट गेन हो गया ऑलरेडी, अब थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग करते हैं, तो वहाँ पे ये थोड़ा कम कर देते हैं। जैसे आपको यहाँ पे दिख रहा है 15.37 सितंबर 2021 में था और वहाँ से कम होकर 14.98 हो गया, तो इन्होंने थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग करी। तो ये सारी चीज़ें मेजरली यूज़ होती है आपकी फंडामेंटल एनालिसिस के अंदर। ये सारा डेटा एकदम फ्रीली अवेलेबल है screener.in के अंदर। अब screener.in में एक बहुत अच्छी चीज़ क्या है कि यहाँ पे आप क्वेरीज बिल्ड कर सकते हैं। क्वेरीज बिल्ड मतलब अब आपने सारे देख लिए कि आपने इनकम स्टेटमेंट देखी है, इनकम स्टेटमेंट के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, ऑपरेटिंग प्रॉफिट है, नेट प्रॉफिट है। फिर आपने बैलेंस शीट देखी, उसके अंदर आपकी ये है एसेट्स है, लाइबिलिटीज़ है, रिजर्व्स है, बोरोइंग्स है। फिर आपके पास कैश फ्लो स्टेटमेंट्स है जहाँ पे आपके पास ऑपरेशन से कितना कैश है, ये सारा कितना कैश है। फिर आपके पास रेशियोज़ है अलग अलग। तो ये सारा आपको एक ब्रेकअप और एक आपको ओवरऑल वैल्यू सारी मिल गई। अब ये तो ठीक है कि आपको कोई एक कंपनी या दो कंपनी पता है, आपने उसकी डिटेल्स चेक करी, तो उस तरह से आपने ये उसका पूरा डिटेल्स यहाँ से कंपनी का नाम सर्च करके वो डिटेल्स निकाल ली। लेकिन यही अगर आपको बोला जाए कि आपके पास कोई कंपनी का नाम नहीं है, यू आर न्यू टू द मार्केट और आपने देखने कि मुझे अपने लिए 10 कंपनीज निकालनी है, और 10 कंपनीज कैसी कि किस अलग अलग पैरामीटर्स पे, वो मैं अभी बताता हूँ कैसे। तो ये हमारे पास यहाँ पे स्क्रीनर के अंदर ऑप्शन रहता है स्क्रीन्स का। तो जब आप स्क्रीन्स पे क्लिक करते हैं तो कुछ बाय डिफ़ॉल्ट स्क्रीन्स आपके सामने आ जाएंगे, जैसे लो ऑन 10 ईयर एवरेज अर्निंग या कैपेसिटी एक्सपेंशन। मतलब पिछले कुछ टाइम में कोई ऐसी कंपनीज जो अपने उसने काफ़ी फिक्स्ड एसेट्स में इन्वेस्टमेंट करी है, वर्किंग कैपिटल में इन्वेस्टमेंट करी है, जो अपनी कैपेसिटी एक्सपैंड कर रहा है, या फिर किसी कंपनी ने जिसने अपने डेट को काफ़ी रिड्यूस किया है पिछले कुछ टाइम में, या जहाँ पे एफआईआई बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहा है, या फिर आपका कंपनीज़ के न्यू 52 हाई वीक्स पे उसका वो है अमाउंट करंटली। तो ऐसे ही बहुत सारे जो फ्री के वो है आपके स्क्रीन्स वो अवेलेबल है। अब मैं आपको इसमें से कोई भी एक स्क्रीन पे क्लिक करके दिखाता हूँ, जैसे एफआईआई बाइंग वाले पे करता हूँ। तो ये सारी वो कंपनीज़ है, ये सारी लिस्ट ऑफ कंपनीज़ है जिनमें रिसेंटली एफआईआई ने बाइंग किया है। अब आप देखिए ये उसकी क्वेरी है, और ये क्वेरी को आप अपडेट करके अपनी भी आप नई क्वेरीज बना सकते हैं। तो जैसे अगर आप देखें चेंज इन एफआईआई होल्डिंग इज़ ग्रेटर देन 1, तो यहाँ पे आपने क्या किया कि ये इसने पूरी लिस्ट दे दी यहाँ पे एफआईआई होल्डिंग इज़ ग्रेटर देन 1% एंड एफआईआई होल्डिंग माइनस चेंज इन एफआईआई होल्डिंग इज़ लेस देन 5%। तो अगर मैं सपोज इसको चेंज करके 1% की जगह 2% करता हूँ, दोबारा रन करता हूँ, तो 44 से मेरे पास सिर्फ 13% कंपनीज रह गई है। मतलब रिसेंटली अभी जो लास्ट जो गया है क्वार्टर, उसमें जो एफआईआई होल्डिंग में चेंज आया है दैट इज़ ग्रेटर देन 2 इन दीज 13 कंपनीज। तो इस तरह से आप ये क्वेरीज़ को अपडेट भी कर सकते हैं, और आप अपनी खुद की भी क्वेरीज़ बना सकते हैं। सपोज़ मैंने यहाँ पे इसको ग्रेटर देन 2 किया और मैं यहाँ पे इसे सेव करके यहाँ पे अपनी डिटेल्स दे दूँ कि मेरे को क्या नाम देना है, इसकी क्या डिटेल देनी है, और इसको सेव कर दूँ। और यहाँ पे ऑप्शन पूछता है कि मेक दिस क्वेरी एज पब्लिक, मतलब कोई भी यूज़ कर पाएगा या फिर आप खुद करना चाहते हैं। तो अगर आप देखें कि ये सारी जो आप स्क्रीनर्स देखेंगे, व्यूज़ देखेंगे, ये सारे पब्लिक व्यूज़ है, लेकिन यहाँ पे मैंने खुद के भी कुछ व्यूज़ बनाए हैं। अब मैंने कैसे ही व्यू बनाया, मैंने क्या किया कि मैंने 2-3 अलग अलग स्क्रीन्स उठाए और 2-3 अलग अलग स्क्रीन्स की क्वेरी कॉपी करके, जो मुझे उसमें रेलिवेंट फील्ड्स मिले उनको कॉपी करके मैंने अपनी
व्यू बनाई। सपोज़ अगर मैं देखता हूँ कैपेसिटी एक्सपेंशन, अब अगर कैपेसिटी एक्सपेंशन की बात करें तो यहाँ पे इसने ये चीज़ें दी कि आपकी जो सेल्स ग्रोथ है 3 इयर्स की वो 12% से ऊपर हो, एंड नेट ब्लॉक आपका एसेट्स में आएगा, विच नेट ब्लॉक इज़ ग्रेटर देन नेट ब्लॉक 3 इयर्स बैक इंटू 2। मतलब अभी जो इसका करंट नेट ब्लॉक है, नेट ब्लॉक आपका एसेट्स बन के कुछ सेट ऑफ एसेट्स होगी जो आपकी सेट फिक्स्ड एसेट्स और नेट वर्किंग कैपिटल और वो चीज़ें मिलके बनती है। तो जब आपका नेट ब्लॉक करंट नेट ब्लॉक इज़ ग्रेटर देन जो 3 साल पहले का जो नेट ब्लॉक था उससे आपका डबल हो गया अभी का नेट ब्लॉक, तो मतलब आपने कुछ सिग्निफिकेंट इन्वेस्टमेंट करी है। तो इसका मतलब ये है कि जो 3 साल का नेट ब्लॉक था मल्टीप्लाई बाई 2 इज़ लेस देन करंट नेट ब्लॉक। मतलब करंट नेट ब्लॉक अभी पिछले के 3 साल पे जो नेट ब्लॉक था उसके डबल से भी ज़्यादा हो गया, तो वहाँ पे आपने इम्प्रूवमेंट करी है। और या तो ये कंडीशन मीट हो, अगर ये कंडीशन मीट नहीं होता तो ये दूसरा कंडीशन मीट हो। दूसरा कंडीशन क्या है कि नेट ब्लॉक प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस इज ग्रेटर देन 1.5 टाइम्स ऑफ नेट ब्लॉक प्रीसीडिंग है प्लस कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस प्रीसीडिंग है। और इसी के साथ में आपने एक अलग से एंड लगा दिया इन दोनों के बाहर करके, क्योंकि ये आपके दो जो थे वो और में थे, मतलब या तो ये फॉलो होगा या ये फॉलो होगा। अगर इन दोनों में से कोई दोनों भी होते तो भी चल जाएगा, लेकिन एटलीस्ट एक होना ज़रूरी है। और फिर आता है आपका एंड, जहाँ आपने दे दिया कि ठीक है वो तो कैपिटल और नेट ब्लॉक तो जो बड़ा, उसके अलावा सेल्स जो होगी लास्ट ईयर की वो 25 करोड़ की होनी चाहिए एटलीस्ट, एंड डेट टू इक्विटी शुड बी लेस देन 3। डेट टू इक्विटी आपको याद होगा हमने अभी रेशियो में देखा था, जहाँ आपकी सॉल्वेंसी रेशियोज थे वहाँ पे डेट टू इक्विटी भी पड़ा था। तो इस तरह से आप और भी कुछ, जैसे अब मैं यहाँ पे मार्केट कैपिटलाइजेशन सपोज 25 है, उसके अलावा मैं देना चाहता हूँ एंड नेट प्रॉफिट। तो यहाँ पे नेट प्रॉफिट है शुड बी ग्रेटर देन सपोज 10। तो मैं इसको रन करना चाहता हूँ, रन, ठीक है। तो ये मेरा लिस्ट आ गया। तो इसी को मैं और अपडेट कर सकता हूँ जैसे भी रीच हो। तो अब फॉर एग्जांपल मैं यहाँ देखना चाहता हूँ, ये मैंने एक बनाया जैसे जिसमें प्रमोटर कॉन्फिडेंस है। अब प्रमोटर कॉन्फिडेंस में मैंने काफ़ी सारे पैरामीटर दूसरी क्वेरीज से देख के उनको मिला के कॉम्बिनेशन अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से बनाया। और जहाँ पे देखिए FI होल्डिंग है, डेट DI होल्डिंग है, प्रमोटर होल्डिंग, तो इन तीनों की जब होल्डिंग आप ऐड कर दे तो दैट हैज़ टू बी ग्रेटर देन 70%। और चेंज जो है प्रमोटर होल्डिंग में वो कम से कम 0.1% होना चाहिए। डेट टू इक्विटी मैं ऐसी कंपनीज नहीं देखना चाहता जिनका डेट बहुत ज़्यादा है, इसलिए डेट टू इक्विटी शुड बी ईदर लेस देन और इक्वल टू 1। एवरेज रिटर्न ऑन इक्विटी 5 ईयर्स, 5 साल का जो इक्विटी पे एवरेज रिटर्न है वो 20% से ऊपर होना चाहिए, 3 साल का भी 20% से ऊपर होना चाहिए। डेट जो है आपके रिजर्व से 1.5 टाइम्स जो है वो 1.5 टाइम्स ऑफ रिजर्व जो है उससे कम होना चाहिए। अदर इनकम 1/15 इंटू सेल्स, उससे कम होना चाहिए। उसी तरह से कैश फ्रॉम ऑपरेशंस को मैंने किया कि भाई जो ऐसा हो सकता है कि कोई कंपनी जो अपने ऑपरेशन से ना कमा के किसी इन्वेस्टमेंट से कमा रही हो, बट मुझे ऐसी कंपनीज देखनी है जो जिनका ऑपरेशन से खूब अच्छा कैश जनरेशन हो रहा हो। तो इस वजह से ये पैरामीटर्स है। सो यहाँ पे आप कुछ भी पैरामीटर्स यूज़ कर सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं है कि आपको यही सारे जैसे मैंने बनाया वैसे यूज़ करना है। तो इसी तरह से आप सिर्फ न्यूज़ आइटम्स पे या यूट्यूब पे आपको अगर नाम मिले तो वो देखने की जगह अगर आपको इस स्क्रीनर ऑप्शन से आप थोड़ा प्ले अराउंड करते तो आपको बहुत अच्छी कंपनीज मिल सकती है एट अ वेरी सिग्निफिकेंट लोअर रेट, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि आपको वही कंपनीज में इन्वेस्ट करना हो जो जिसमें DI या इंस्टीट्यूशन ने ऑलरेडी इन्वेस्ट कर रखा हो। तो अगर आप उनके पैरामीटर्स और उनके फंडामेंटल्स इस तरह से पूरा एनालाइज करते हैं तो आपको कुछ ऐसी कंपनीज भी मिल सकती है जहाँ पे बाकी लोग बहुत ज़्यादा इन्वेस्टेड ना हो, और जब आप उस पर इन्वेस्ट कर दे उसके बाद धीरे धीरे करके लोग उस पर इन्वेस्ट करना शुरू करते हैं। फ्रॉम लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव्स ऐसी कंपनीज अच्छी होती है जिनके आप पूरे फंडामेंटल्स चेक करके लेते हैं। अब स्क्रीनर में एक और बहुत अच्छा ऑप्शन है जो कि क्या है कि एक्सपोर्ट टू एक्सेल का, मैं आपको ये भी एक बार दिखा देता हूँ। तो जो डेटा आपको वहाँ पे अवेलेबल था, अगर आप देखें ये स्क्रीन्स पे ये सारी चीज़ें आपको अवेलेबल है, जितनी भी इनकम स्टेटमेंट है या बैलेंस शीट है
या कैश फ्लो है, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे भी अवेलेबल है। तो दीज आर योर प्रॉफिट एंड लॉस, दीज आर योर बैलेंस शीट, दीज आर योर कैश फ्लो। बट ये तो सारा वहाँ पे भी अवेलेबल है, तो इसका एक्सेल में क्या फ़ायदा, मैं बताता हूँ। इसका एक्सेल में ये फ़ायदा है कि यहाँ पे आप इसको अपने हिसाब से कस्टमाइज़ कर सकते हैं। सपोज़ मैं देखना चाहता हूँ कि पिछले 10 साल में कितना सेल्स बढ़ गया है, तो इक्वल टू ये मेरा सेल्स है 487.70 हो गया है, डिवाइडेड बाय पहला जो 10 साल पहले जो सेल्स था वो 81.19। अगर हम 10 साल का सेल्स देखें तो वो हो गया है 6.0068 टाइम्स। ये परसेंटेज नहीं है, टाइम्स है, मतलब 6 गुना बढ़ गया उसका 10 साल में सेल्स। इसी तरह से अगर हम नेट प्रॉफिट देखें, इसको हम सेल्स कर देते हैं यहाँ पे, इसको उल्टा कर देते हैं, ऐसे कर देते हैं, इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10 इक्वल टू नेट प्रॉफिट 88 करोड़ डिवाइडेड बाय 1.53 इक्वल टू 10 डिवाइडेड बाय 10। तो नेट प्रॉफिट देखिए 57 टाइम्स बढ़ गया है पिछले 10 सालों में। ऑल्दो वो थोड़ा छोटे से स्टार्ट हुआ है, बट कोई बात नहीं। अगर हम देखें कितना कंसिस्टेंटली परफॉर्म हुआ है, तो इस तरह से हम कुछ और जो पैरामीटर्स है, हम कुछ और जो वैल्यूज़ है, वो यहाँ पे अपने क्विक रेफरेंस के लिए ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको डायरेक्ट वेबसाइट पे नहीं मिलेगा। तो मैं इसमें कुछ वैल्यूज़ ऐड करता हूँ। तो देखिए, ये मैंने कुछ पैरामीटर्स अपने हिसाब से ऐड किए, जहाँ पे मैंने कितने टाइम सेल्स बढ़ा है, कितने टाइम उसका प्रॉफिट बढ़ा है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट कितने टाइम बढ़ा है, उसकी बोरोइंग्स कितनी है अभी करंट, रिजर्व्स कितने हैं करंट, और रिज़र्व टू डेट मैंने वो करके देखा कि रिज़र्व ज़्यादा होना चाहिए, डेट कम होना चाहिए। ऑपरेटिंग कैश कितना है जिसकी डायरेक्ट ऑपरेशन से आ रहा हो, नेट कैश कितना है, मतलब ओवरऑल ऑपरेटिंग प्लस इन्वेस्टिंग प्लस फाइनेंसिंग कैश, और इन्वेस्टमेंट में इम्प्रूवमेंट कितना हो, मतलब आज से 1 साल 2 साल पहले जो इम्प्रूवमेंट था उससे आज के डेट में एसेट्स बढ़ी है कि नहीं बढ़ी है, और कितना प्राइस चेंज हुआ है पिछले मार्च 2021 से। और ये जो है इम्प्रूवमेंट इन बोरोइंग, मतलब आपका लास्ट ईयर कितना बोरोइंग था और इस साल कितना है। तो अगर वो इस साल बड़ा है बोरोइंग, तो ये बैड दिखाएगा, अदरवाइज गुड दिखाएगा। तो इसी तरह से आप जितने मर्जी अपने पैरामीटर्स ऐड कर सकते हैं, जो कि आपको एक क्विक रेफरेंस देगा। तो बहुत ही एक अच्छा टूल मुझे लगता है। और इसका एक और एडवांटेज क्या है कि जब आप एक बार ये बना लेंगे, तो अपना पूरा अपने जो क्विक समरी है वो बना ली, उसके बाद आपको सिर्फ क्या करना है, screener.in पे जाके यहाँ पे चेंज करके इक्वल टू एक्सेल, और यहाँ पे एक्सेल अपलोड करने का ऑप्शन आता है। ये screener.in/excel है, इसका URL है। अगर आप यहाँ पे अपलोड पे क्लिक करेंगे, मैं ये फाइल एक बार क्लोज कर देता हूँ। अब ये पूछ रहा है चूज़ अ फाइल, मैं इस पे अपने डाउनलोड्स, ठीक है, और यहाँ पे हमारी आज की फाइल है ये, और इसको अपलोड कर दिया। अब जैसे ही मैंने इसको अपलोड किया, इसका एडवांटेज क्या है कि अभी मैंने गूफिक वाला देखा था, लेकिन अब मैं गूफिक के अलावा किसी और भी उस पर एक्सपोर्ट करता हूँ जाके। सपोज़ ज्योति रेजिन्स करके दूसरी कंपनी है। अब ये देखिए, ये जो दूसरी कंपनी के जो मेरे स्टैटिस्टिक्स है, ये अब आपके जो फिगर्स है, सेल्स प्रॉफिट, ये सारे आपके अपडेट हो गए हैं इस दूसरी कंपनी के हिसाब से, विच इज़ अ वेरी अमेजिंग फीचर आई ज़ूम। तो आपको जो भी अपनी कैलकुलेशंस करनी है, जो भी अपनी समरी बनानी है, एक्सेल पे बना के आप उसे एक बार अपलोड कर दीजिए, और उसके बाद आप जिस भी कंपनी को एनालाइज करेंगे, आपके पास वो सारे स्टैटिस्टिक्स, वो पूरी की पूरी समरी एज एस उस दूसरी कंपनी के स्टैटिस्टिक्स के हिसाब से अपडेट होके आ जाएगी। तो आज के लिए बस इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा।
अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसको प्लीज़ लाइक करें और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करें। इसी तरह के और अच्छे एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय बाय।